हेलो दोस्तों, रात्रि का एक चिराग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम है जिसके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। उन्होंने बहुत से कहानी संग्रह, उपन्यास और संस्मरण लिखे। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया। हिंदी साहित्य जगत इस वर्ष को विख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की जन्मशती वर्ष के रूप में मना रहा है। तो आज हम यहाँ हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना है दो नाक वाले लोग, जो लिखा तो बहुत सालों पहले गया है लेकिन आज की वर्तमान हालत में भी सटीक बैठता है। उसको हम जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं दो नाक वाले लोग। मैं उन्हें समझा रहा था कि लड़की की शादी में 3 टाइम में व्यर्थ खर्च मत करो, पर वे बुजुर्ग कह रहे थे, आप ठीक कहते हैं, मगर रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। नाक उनकी काफी लंबी थी। मेरा ख्याल है नाक की हिफाजत सबसे ज्यादा इसी देश में होती है, और या तो नाक बहुत गर्म होती है या छुरा बहुत तेज, जिससे छोटी सी बात पे नाक कट जाती है। छोटे आदमी की नाक तो बहुत नाजुक होती है। ये छोटा आदमी नाक को छिपा कर क्यों नहीं रखता? कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत है इस्पात की नाक लगवा लेते हैं और चमड़े का रंग चढ़वा लेते हैं। काला बाजार में जेल हो आए हैं। लोग उस तरह लिए नाक काटने को घूम रहे हैं, मगर काटे कैसे? नाक तो स्टील की है, चेहरे पर पहले जैसी ही फिट है और शोभा बढ़ा रही है। स्मगलिंग में पकड़े गए हैं, हथकड़ी पड़ी है, बाजार में से ले जाए जा रहे हैं। लोग नाक काटने को उत्सुक हैं, पर वे नाक को तिजोरी में रखकर स्मगलिंग करने गए थे। पुलिस को खिला पिलाकर बरी होकर लौटेंगे, फिर नाक पहन लेंगे। जो बहुत होशियार है वे नाक को तलवे में रखते हैं। तुम सारे शरीर में ढूंढो, नाक ही नहीं मिलती। जालसाजी और बैंक को धोखा देने में पकड़े जा चुके हैं। लोग नाक काटने को उतावले हैं, पर नाक है कि मिलती ही नहीं, वो तो तलवे में है। कोई जीव शास्त्री अगर नाक की तलाश कर भी दे तो तलवे की नाक काटने से क्या होता है? नाक तो चेहरे पर की कटे तो कुछ मतलब होता है। और जो नाक रखते ही नहीं, उन्हें तो कोई डर ही नहीं। कुछ नाकें गुलाब के पौधों की तरह होती हैं। कलम कर दो तो और अच्छी शाखा बढ़ती है और फूल भी बढ़िया लगते हैं। मैंने ऐसी फूल वाली खुशबूदार नाकें बहुत देखी हैं। जब खुशबू कम होने लगती है ये फिर कलम करा लेते हैं। नाक और तरह से भी बढ़ती है। एक दिन एक सज्जन बड़े दुखी थे। कहने लगे, हमारी तो नाक कट गई। लड़की ने भागकर दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली। हम ब्राह्मण और लड़का दूसरी जात का। नाक कट गई। मैंने समझाया कि कटी नहीं है, कलम हुई है। 3-4 महीनों में और लंबी बढ़ जाएगी। 3-4 महीने बाद वो मिले तो खुश थे। नाक भी पहले से लंबी हो गई थी। मैंने कहा, नाक तो पहले से लंबी मालूम होती है। वो बोले, हाँ कुछ बढ़ गई है। काफी लोग कहते हैं आपने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। कुछ बिरादरी वाले भी कहते हैं इसलिए नाक बढ़ गई है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कई साल अपने शहर की नाक रख रहे हैं। अगर उनकी नाक कट जाए तो सारे शहर की नाक कट जाती है। अगर उन्हें संसद का टिकट ना मिले तो सारा शहर नकटा हो जाता है। पर अभी मैं एक शहर गया तो लोगों ने पूछा, फलां साहब के क्या हाल है? वे शहर की नाक हैं। तभी एक मस्करे ने कहा, हाँ साहब, वे अभी भी शहर की नाक हैं, मगर छिनकी हुई। मगर बात मैं उन सज्जन की कर रहा था जो मेरे सामने बैठे थे और लड़की की शादी पुराने ठाट से करना चाहते थे। पहले वे रईस थे, यानी मध्यम हैसियत के रईस, अब गरीब हैं। बिगड़ा रईस और बिगड़ा घोड़ा एक तरह के होते हैं, दोनों बौखला जाते हैं। किससे उधार लेकर खा जाएं ठिकाना ही नहीं। उधर बिगड़ा घोड़ा किसे कुचल दे ठिकाना नहीं। आदमी को बिगड़े रईस और बिगड़े घोड़े दोनों से दूर रहना चाहिए। मैं भरसक कोशिश करता हूँ। मैं तो मस्ती से डोलते आते हुए सांड को देखकर भी सड़क के किनारे की इमारत के बरामदे में चढ़ जाता हूँ। बड़े भाई साहब आ रहे हैं, इनका आदर करना चाहिए।
तो जो भूतपूर्व संपन्न बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे वे प्रगतिशील थे। लड़की का अंतरजातीय विवाह कर रहे थे। वे खत्री और लड़का शुद्ध कन्या कुब्ज। वे खुशी से शादी कर रहे थे, पर उसमें विरोधाभास ये था कि शादी ठाट से करना चाहते थे। बहुत लोग एक परंपरा से छुटकारा पा लेते हैं पर दूसरी से बंधे रहते हैं। रात को शराब की पार्टी से किसी ईसाई दोस्त के घर जा रहे हैं, मगर रास्ते में हनुमान मंदिर दिख जाए तो थोड़ा सिंदूर भी लगा लेंगे। मेरा एक घोर नास्तिक मित्र था। हम घूमने निकलते तो रास्ते में मंदिर देख के वो कह उठते, हरे राम। बाद में पछताते भी थे। तो मैं उन बुजुर्ग को समझा रहा था, आपके पास रुपए हैं नहीं, आप कर्ज लेकर शादी का ठाट मनाएंगे, पर कर्ज चुकाएंगे कहां से? जब आपने इतना नया कदम उठाया है कि अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं तो विवाह भी नए ढंग से कीजिए। लड़का कन्या कुब्ज का है, बिरादरी में शादी करता तो उसे कई हजार मिलते। लड़के शादी के बाजार में मवेशी की तरह बिकते हैं। अच्छा मालवी बैल और हरियाणा की भैंस ऊंची कीमत पर बिकती हैं। लड़का इतना त्याग तो लड़की के प्रेम के लिए कर चुका, फिर भी वो कहता है अदालत जाकर शादी कर लेते हैं, बाद में एक पार्टी कर लेंगे। आप आर्य समाजी हैं, घंटे भर में रास्ते में आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति से शादी कर डालिए, फिर 300-400 रुपयों की एक पार्टी दे डालिएगा। लड़के को एक पैसा भी नहीं चाहिए। लड़की के कपड़े वगैरह मिलाकर शादी 1000 में हो जाएगी। वो कहने लगे, आप बात तो ठीक कहते हैं, मगर रिश्तेदारों को तो बुलाना ही पड़ेगा। फिर जब वे आएंगे तो इज्जत के ख्याल से सजावट, खाना, भेंट वगैरह देनी होगी। मैंने कहा, आपका यहाँ कोई रिश्तेदार है ही नहीं, कहाँ है वो? उन्होंने जवाब दिया, वे पटियाला में है। पटियाला में ही 3 करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ दिल्ली में है, कुछ आगरा में है। तो मैंने कहा, जब पटियाला वाले के पास आपका निमंत्रण पत्र पहुंचेगा तो पहले तो वो आपको 10 गालियां देगा। मई का ये मौसम, इतनी गर्मी, लोग तड़ातड़ लू से मर रहे हैं, ऐसे में इतना खर्च लगवाकर जबलपुर जाओ, कोई बीमार हो जाए तो और मुसीबत। पटियाला या दिल्ली वाला आपका निमंत्रण पाकर खुश नहीं, दुखी होगा। निमंत्रण पत्र न मिला तो वो खुश होगा और बाद में बात बनाएगा, कहेगा, आजकल जी डाक की इतनी गड़बड़ी हो गई है कि निमंत्रण पत्र ही नहीं मिला, वरना ऐसा हो सकता था कि हम ना आते। मैंने फिर कहा, मैं आपसे कहता हूँ कि दूर से रिश्तेदार का निमंत्रण पत्र मुझे मिलता है तो मैं घबरा उठता हूँ। सोचता हूँ जो ब्राह्मण 11 रुपए में शनि को उतार दे, 25 रुपयों में सगोत्र विवाह करा दे, मंगली लड़की का मंगल 15 रुपए में उठाकर शुक्र के दायरे में फेंक दे, वो लगन सितंबर से लेकर मार्च तक सीमित क्यों नहीं कर देता? मई और जून के भयंकर गर्मी की लगने गोल क्यों नहीं कर देता? वो कर सकता है। और फिर ईसाई और मुसलमानों में जब बिना लगन के शादी होती है तो क्या वर वधू मर जाते हैं? 8 प्रकार के विवाहों में जो गंधर्व विवाह है वो क्या है? वो यही शादी है जो आज होने लगा है कि लड़का लड़की भागकर कहीं शादी कर लेते हैं। इधर लड़की का बाप गुस्से में पुलिस में रिपोर्ट करा देता है कि अमुक लड़का हमारी नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया, मगर कुछ नहीं होता क्योंकि लड़की मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ ले जाती है जिसमें जन्म तारीख होती है। वो कहने लगे, नहीं जी, रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। मैंने कहा, पटियाला से इतना किराया लगाकर लोग नाक काटने इधर कोई नहीं आएगा, फिर पटियाला में कटी नाक को कौन इधर देखेगा? काट ले पटियाला में। वो थोड़ी देर गुमसुम बैठे रहे। मैंने कहा, देखिए जी, आप चाहें तो मैं पुरोहित हो जाता हूँ और घंटे भर में शादी करा देता हूँ। वो चौंके कहने लगे, आपको शादी कराने की विधि आती है? मैंने कहा, हाँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ। बुजुर्गों ने सोचा होगा कि लड़का नालायक निकल जाए तो किसी काम धंधे के लायक ना रहे, तो इसे कम से कम सत्यनारायण की कथा और विवाह विधि सिखा दो। ये मैं बचपन में ही सीख गया था। मैंने आगे कहा, और बात ये है कि आजकल कौन संस्कृत समझता है और पंडित क्या कह रहा है इसे भी कौन सुनता है? वे तो हाँ इतना ही जानते हैं। मैं इस तरह के मंगल श्लोक पढ़ दूं तो भी कोई ध्यान नहीं देगा। Om Jack and Will went up to the hill to fetch a pail of water. Om Jack fell down and broke his crown, and Jim left troubling after Kuryat Sada Mangalam. लोग इसे वैदिक मंत्र समझेंगे। वो हंसने लगे। मैंने कहा, लड़का उत्तर प्रदेश का कन्या कुब्ज और आप पंजाब के खत्री, एक दूसरे के रिश्तेदारों को कोई नहीं जानता। आप मेरी सलाह मानिए, इससे कम में भी निपट जाएगा और नाक भी कटने से बच जाएगी।
लड़के के पिता की मृत्यु हो चुकी है, आप घंटे भर में शादी करवा दीजिए। फिर रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखिए। इधर लड़के के पिता को दिल का तेज दौरा पड़ा, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। 2-3 घंटे वो किसी तरह जी सकते थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मृत्यु से पहले वे लड़के की शादी हो जाए तो आत्मा को शांति मिल जाएगी। लिहाजा उनकी भावना को देखते हुए हमने फौरन शादी कर दी। लड़का लड़की वर वधू के रूप में सामने आए, उनके चरणों में सिर रखे। उन्होंने इतना ही कहा, सदा सुखी रहो, और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। आप माफ करेंगे तो इसी मजबूरी के कारण हम आपको शादी में नहीं बुला सके। कौन जानता है आपके रिश्तेदारों में कि लड़के के पिता की मृत्यु कब हुई। उन्होंने सोचा, फिर बोले, तरकीब ठीक है, पर इस तरह की धोखाधड़ी मुझे पसंद नहीं। खैर, मैं उन्हें काम का आदमी नहीं लगा। दूसरे दिन मुझे बाहर जाना पड़ा। 2-3 महीने बाद लौटा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने सामान और नगद लेकर शादी कर डाली। 3-4 दिन बाद ही साहूकार सवेरे से तकादा आने लगे। रोज उनकी नाक थोड़ी थोड़ी कटने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हाल है? लोग बोले, अब साहूकार आते हैं तो यह देखकर निराश लौट जाते हैं कि काटने को नाक बची ही नहीं। मैंने मजाक में कहा, साहूकारों से कह दो कि इनकी दूसरी नाक पटियाला में पूरी रखी है, वहां जाकर काट लें। तो ऐसे थे हरिशंकर परसाई जी और उनकी व्यंग्य रचना, जो आज के वर्तमान हालात पे बिल्कुल सटीक बैठती है। जेब में कुछ है नहीं, लेकिन दिखावा पूरा करना है। खुद के लिए नहीं, उन 4 लोगों के लिए जो अगर आप कुछ करेंगे तब भी उंगली करेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब तो उनको करनी है ही, क्योंकि उन 4 लोगों में नाक जो कट जाएगी। तो क्या कहना है आपका इस बारे में, और कैसी लगी आपको ये 2 नाक वाले लोग व्यंग्य रचना? जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।